Hello class, I hope you are doing well. This is me Sashi Gupta and today we will continue our class the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो हमने हमारे लास्ट क्लास में आई थिंक सेक्शन 34 तक कंप्लीट कर लिया था। 34 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमें स्टार्ट करना है हमारा सेक्शन 35 जो एक न्यू चैप्टर है यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह। और एज अ मतलब लेमैन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमको ये चीज़ें भी जाननी चाहिए कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो रहा है या मतलब भगवान न करे लेकिन किसी दिन अगर हम खुद ही अरेस्ट हो रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों का हमको नॉलेज होना चाहिए। तो उस पर्पज़ से भी इसको ध्यान से ही पढ़ना होगा हमको। इसके अलावा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS है, ये है क्या, कब आया, वगैरह वगैरह, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए। तो हमारा द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BNNS कहते हैं, ये आया है आफ्टर द रिपीलेशन ऑफ CRPC यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो था 1973 का। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा तीन हमारा जो क्रिमिनल लॉ था यानी हमारा CRPC था, हमारा IPC था और हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था, इन सब को रिपील किया गया है और इन सब की जगह एक नया मतलब नए कानून लाए गए हैं जिनको न्यू क्रिमिनल लॉज के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो हमारा BNSS है ये हमारा CRPC की जगह पे आया है और इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है यानी ये कब से लागू हुआ है पूरे इंडिया पे, वो हमारा है 1 जुलाई 2024 और इसका इनैक्टमेंट डेट वैसे ही हमारा 25 दिसंबर 2023 में था। तो अब इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारा CRPC जो था वो एक प्रोसीजरल लॉ था, तो उसी की जगह पे हमारा BNSS भी आया है, तो ये भी एक प्रोसीजरल लॉ ही है। इसमें मतलब पूरा प्रोसीजर बताया गया कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसका मतलब FIR या कंप्लेन या सुओ मोटो अगर कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट लिया जा रहा है तो उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग्स क्या रहेंगी, हमारे पुलिस स्टेशन में क्या रहेंगी, हमारे कोर्ट्स में क्या रहेंगी, उसके बाद जो बाकी बात की चीज़ें होती हैं यानी जजमेंट के बाद यानी अपील करना है, रिफरेंस या रिवीजन करना है, उसके बाद अगर कुछ मिसलिनियस चीज़ें होती हैं लाइक बेल हो गया, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें से ही एक हमारा जो है कॉन्सेप्ट आता है हमारा अरेस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर एक जनरल मतलब मीनिंग इसको हम समझें तो अरेस्ट जो है ये वॉलेशन ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ अ पर्सन है। यानी हम जानते हैं कि जितने भी हमारे इंडियन सिटीज़न हैं और मतलब इंडियन सिटीज़न हैं और जो नॉन सिटीज़न हैं यानी हर एक पर्सन को जो भी इंडिया में इस समय रह रहा है उनको आर्टिकल 21 दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि द राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है ना, सबके पास है। लेकिन अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है भाई, उसको डिटेन किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है जो भी वो करना चाहता है, तो एक तरफ से ये आर्टिकल 21 का हनन ही है। लेकिन ये कब इलीगल नहीं होगा, कब जो ये डिटेंशन है कब किया जा सकता है बाय द पुलिस ऑफिसर, बाय प्राइवेट पर्सन, बाय मजिस्ट्रेट और अदर पर्सन्स, तो ये चीज़ें कब लीगल हो जाएंगी या कब किया जा सकेगा किसी पर्सन को भी अरेस्ट, ये चीज़ें हमको जानने को मिलती है हमारे चैप्टर नंबर 5 में जो बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन। तो ये हो गया हमारा BNSS। अब इसी का जो है मतलब हाँ, इसमें कंपैरिजन भी मैं आपको बता दूं कि जो CRPC है और जो BNSS है इसमें चेंजेस आए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि चेंजेस नहीं आए हैं। इसमें बहुत सारे टाइम पीरियड्स जोड़े गए हैं, बहुत सारे हटाए गए हैं, बहुत सारे न्यू डेफिनीशंस है जो हमको दिए गए हैं। इसके पहले मैंने 3-4 क्लासेस ले रखी हैं। आई सजेस्ट कि आप उसको भी जाके एक बार रिफ़र कर लें, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो हमारा CRPC था जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते नहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, वो आज भी हमारे BNSS में वैसी की वैसी हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा 100% ही हमारा चेंज हो गया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 20% चेंजेस आए हैं। उसी चेंजेस को हमको पढ़ना है और कंपैरिजन के साथ पढ़ना है कि CRPC में क्या था और हमारा BNSS में क्या है। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन हम अपने CRPC में कहाँ से
तो सीआरपीसी में इसको हम सेक्शन 41 में पढ़ते थे कि कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट। तो अब हम चैप्टर 5 यानी हमारा जो चैप्टर 5 है उसको स्टार्ट करेंगे, जो बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में। तो सबसे पहले अरेस्ट का मतलब होता है कि किसी पर्सन को डिटेन करना, ठीक है, डिटेन करना इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये होता है अरेस्ट करना। अब अरेस्ट पुलिस ऑफिसर दो तरह से कर सकता है। एक होता है वारंट, यानी अगर वो वारंट के साथ आता है, यानी अगर वो पूरे मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट के ऑर्डर के साथ आता है तो उसको बोला जाएगा कि ये विद वारंट इनको अरेस्ट किया जा रहा है, यानी एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरा जिसका होता है वो होता है विदाउट वारंट, यानी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट कब किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, मतलब जहाँ पे मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं रहेगा, पुलिस ऑफिसर को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाए कंसेंट लेने के लिए कि मुझे इस पर्सन को अरेस्ट करना है। तो ऐसी कंडीशंस कब आएंगी ये हमको बताया गया हमारे सेक्शन नंबर 35 में। तो भाई जो जहाँ पे अरेस्ट विद वारंट हो रहा है तो वो एक तरफ से लीगल प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे बताया गया है कि हाँ इस पर्सन ने ये कांड किया है, ये क्राइम किया है, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, फिर कहते हैं हाँ ठीक है आप इनको अरेस्ट कर लो। तो वो चीज़ें अलग हो गई। लेकिन जब बात आती है विदाउट वारंट, यानी जहाँ पे आप किसी बड़े अथॉरिटी यानी अपने से जो जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं उनका कोई आप कंसेंट नहीं ले रहे हो, विदाउट कंसेंट यानी विदाउट वारंट अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो पहली बात तो ये सीधा सीधा उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। लेकिन ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन कब नहीं होगा, इस चीज़ को समझने के लिए हमको सेक्शन 35 पढ़ना जरूरी है, जो पहले हमारा सीआरपीसी सेक्शन 41 बात करता था। तो अब इसमें देखते हैं फटाफट बिना लिस्ट किए हुए। तो व्हेन पुलिस में, यहाँ पे में है, ऐसा कुछ एब्सोल्यूट नहीं बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा ही करेगा, मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। अरेस्ट विदाउट वारंट, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, जो कि अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट, ठीक है, जिसमें हमको ये बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर कब कब किसी भी पर्सन को यूं ही अरेस्ट कर सकता है। अब यूं ही का मतलब हम इन लिस्ट में समझेंगे। तो ए है पॉइंट ए, यहाँ पे जो ग्राउंड्स बताया गया है वो क्या बताया गया है कि वो जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसने कमिट किया है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर तुम्हारे सामने खड़ा है, अब तुम उनके सामने किसी को लाठी बजाए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, किसी को ग्रीवियस हर्ट दिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, तो ऐसी कंडीशन में या फिर किसी का मर्डर हो रहा है पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में, या कुछ ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आती है, यानी जो हीनियस एक तरफ से देखा जाए जो हीनियस ऑफेंस है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, आपको तुरंत अरेस्ट कर सकती है। वहाँ पे मजिस्ट्रेट का कोई भी कंसेंट नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ग्राउंड बी क्या बोल रहा है, अगेंस्ट हुम, यानी एनी पर्सन जिसके अगेंस्ट अ रीजनेबल कंप्लेन, एक रीजनेबल कंप्लेन किया गया है, हैज़ बीन मेड यानी किया जा चुका है, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव, या तो कोई ऐसा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो कि पुलिस ऑफिसर को रिसीव हुआ है उस पर्सन के खिलाफ, और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, या तो एक रीजनेबल सस्पेक्ट मतलब सस्पेंशन है यहाँ पे, एक सस्पेक्ट है यहाँ पे, एक शक है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को कि ये जो पर्सन है इसने यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे किया है ये नहीं बोला जा रहा है कि वो करेगा, यानी यहाँ पे कोई प्रिवेंटिव नेचर का कुछ नहीं है। यहाँ पे पास्ट टेंस का अगर मतलब एक तरफ से बोला जाए तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जा रही है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को किसी पर्सन के खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिलती है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, या तो एक रीजनेबल सस्पिशन होता है कि इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, जिसका जो इम्प्रिजनमेंट है यानी जिसका जो सज़ा है वो 7 साल से कम हो या तो 7 साल से अधिक हो, ठीक है, मतलब 7 साल के इधर उधर हो। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उनको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है इफ़ नेसेसरी। अब यहाँ पे एक देखो ये है, पहला तो है रीजन टू बिलीव सस्पिशन, इस आधार पर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा बताया गया है कि द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, यानी जो ये अरेस्ट किया जा रहा है वो किस लिए नेसेसरी है, किस लिए इम्पोर्टेंट है। पहला कि प्रिवेंट किया जा सके उस पर्सन को फर्दर ऑफेंस करने के लिए,
यानी उसको रोका जा सके कि वो कोई फर्दर ऑफेंस ना करे, यानी अगर उसने मर्डर किया है तो बाद में जाके लूटपाट ना करे, इसलिए उसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बी है, उसको अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है। सी यहाँ पे बोल रहा है कि उसको इसलिए इम्पॉर्टेंट है अरेस्ट करना क्योंकि अगर वो बाहर रहा तो वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी वो गायब हो जाएगा या छुप जाएगा और वो एविडेंसेस को क्या करेगा, टैम्पर करेगा, यानी एविडेंस को इधर उधर हेर फेर करेगा एक तरफ से। डी यहाँ पे बोल रहा है कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एन इंड्यूसमेंट सेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन। उसका जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट उनको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिला है, जिनके अगेंस्ट कंप्लेन हुआ है, उसकी अरेस्ट जो है वो इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर उस पर्सन को ऐसा खुले में छोड़ दिया गया तो वो दूसरे पर्सन्स को या जो इस केस से एक्वेंटेड है, यानी लाइक विटनेस हो गया है ना, कोई विटनेस हो गया, उनको क्या करेगा, डराएगा, धमकाएगा, प्रॉमिस लेगा कि भाई तुम इस केस से दूर रखो। तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो उनको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ई यहाँ पे बोल रहा है कि एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर। तो मतलब जब भी कोर्ट में जाना है तो उनका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, और अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो वो नहीं हो पाएंगे प्रेजेंस। ये हो गया ई। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग। और यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो किस लिए उस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, अगर इनमें से कुछ है या फॉर एग्जाम्पल अदर है, कुछ भी है, तो उनको इन राइटिंग रिकॉर्ड में लिखना होगा कि हमने इनको विदाउट वारंट अरेस्ट किया है और इस रीज़न से इनको अरेस्ट किया है। तो ये हो गया हमारा बी, ग्राउंड बी। ठीक है, ग्राउंड बी में इतने सारे थे। अब यहाँ पे सी बात करता है कि अगेंस्ट होम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर वेदर विद और विदाउट फाइन और विद डेथ। तो यहाँ पे अगर कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होता है कि किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया है जिसकी जो सज़ा है वो 7 साल से अधिक है, या तो डेथ पेनल्टी, एक तरफ से यहाँ पे मर्डर केस ले लो, अगर ऐसे कोई पर्सन का यहाँ पे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिला है तो वो उनको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। डी यहाँ पे बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, यानी जो ऑफेंडर यहाँ पे जो भाग गए हैं, ठीक है, जो एक तरफ से भगोड़े हैं, अगर उनको कहीं भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा पाया जाता है तो उनको भी हाथों हाथ अरेस्ट किया जा सकता है। ई यहाँ पे बात करता है ऐसे पर्सन को जो सस्पेक्ट होगा किसी भी स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी अगर पुलिस ऑफिसर को ये शक होता है या उनके पास एक कोई रीजनेबल इन्फॉर्मेशन होता है कि इस पर्सन ने चोरी किए हुए सामान को अपने पास रखा है, तो इसलिए उनको अरेस्ट किया जा सकता है। एफ यहाँ पे बात करता है हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर while in the execution of his duty or who had escaped or attempt to escape from lawful custody। तो यहाँ पे वही चीज़, जो ये चीज़ें कभी कभी हमको देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं मिल, उसका वर्ड एकदम रखा है, मुंह में आ नहीं रहा है, लाइक गाड़ी पलट गई, हमारी यूपी में बहुत कहावत है इसकी। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कोई अगर भागने की कोशिश कर रहा है लॉफुल कस्टडी से, तो अगर पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कि वो अपनी ड्यूटी ना निभाए, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। जी यहाँ पे बात कर रहा है कोई डिजर्टर है आर्म फोर्स का, यानी आर्म फोर्स को कोई छोड़ के चला गया है, या एक तरफ से जिसको भागा हुआ आर्मी भागा हुआ आर्म फोर्स बोलते, जिनको बाय द फोर्स जो है उनको, मतलब जो हमारी आर्मी फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा उनको डिजर्टर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर ऐसे पर्सन को पुलिस ऑफिसर कहीं भी पाती है तो उनको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि कोई पर्सन जिनके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेन हुआ है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिला है या कोई सस्पिशन यानी कुछ शक है कि उन्होंने कोई एक्ट कमिट किया है, एक्ट का मतलब यहाँ पे ऑफेंस है, कमिट किया है कहाँ पे, एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से बाहर उन्होंने कहीं भी किया है, और अगर वो पर्सन उन पर्सन के खिलाफ एक्स्ट्राडिशन का वो लगता है, लॉ लगता है, और वो पर्सन इंडिया में पाए गए, कहीं भी पाए गए, तो उनको पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। आई यहाँ पे बात करता है रिलीज कमिट अ ब्रीच। तो वही चीज़, अगर आप कन्विक्ट हैं, आपको कोई फॉर एग्जांपल फर्लो पे छोड़ा गया है, या बहुत लोग प्रोबेशन पे छोड़े जाते हैं, अगर छोड़े जाते हैं तो उनको एक कंडीशन बताई जाती है कि आप ये कंडीशन फॉलो करिए और इतने दिन तक आप बाहर रहेंगे, आपको फिर से अंदर ही आना है ना। लेकिन बाहर जाके वो चीज़ें क्या हो रही हैं, ब्रीच हो रही हैं,
उनको बोला गया कि भाई आप बाहर जाके पीसफुल रहो, आप बाहर जाके लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा कि पुलिस ऑफिसर फिर से आपको अरेस्ट कर सकती है। आई यहाँ पे बात कर रहा है कि फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन, यानी कोई रिक्विजिशन मतलब यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आई है कहीं और स्टेट से या किसी और अथॉरिटी से कि आप इनको अरेस्ट करिए, तो ऐसे कंडीशन में पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1 ऑफ द 35 सेक्शन। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे बात करता है नॉन कॉग्निजेबल के बारे में। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, यानी सेक्शन 39 अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सेक्शन 39 को ध्यान में रखते हुए no person concerned in the non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so consent shall be arrested except under the warrant or order of magistrate। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि पहली बात तो हमको कॉग्निजेबल ऑफेंस में इतने सारे हमको ग्राउंड्स दे दिए गए हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल के बारे में बात आ रही है कि कोई भी पर्सन किसी भी तरह का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, उसको जब तक मतलब उसको पुलिस ऑफिसर तब तक अरेस्ट नहीं कर सकती है जब तक कि उसके खिलाफ वारंट ना जारी कर दिया गया हो, यानी जब तक कि आपको मजिस्ट्रेट को कंसेंट ना मिल गया हो। अब यहाँ पे थर्ड यहाँ पे बात क्या करता है कि द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड सबसेक्शन 1 इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग अ पर्सन अगेंस्ट होम। ये है। तो यहाँ पे एक नोटिस के बारे में बात की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम पहले सीआरपीसी के सेक्शन 41A में पढ़ते थे, जो हम बहुत ही ज़्यादा जानते भी हैं, और ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए कि जब कोई पर्सन को अरेस्ट करना होता है, किसी पर्सन का अरेस्ट करना होता है, तो उस पर्सन को प्रायरली नोटिस जाता है ना, बाय द पुलिस स्टेशन। जो वहाँ का पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से एक नोटिस इशू करते हैं उस इंसान के पास जो अक्यूज होता है कि आपने ये कर्म किए, मतलब आपने ये क्राइम किए हैं और आपको इस चीज़ के लिए आपको अरेस्ट होना है। या तो आप खुद पुलिस स्टेशन आ जाइए, अगर आप नहीं आएंगे तो मतलब अगर आप इतने टाइम ड्यूरेशन में पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे तो हम आपके पास खुद आ जाएंगे आपको लेने। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको सब सेक्शन 3 में बताया गया है, जो चीज़ें सेम टू सेम सेक्शन 41 में था। तो ये नोटिस यानी अपीयरेंस ऑफ नोटिस, इसको शॉर्टकट में कहते हैं। अब 4 यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेयर सच नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद टर्म ऑफ नोटिस। तो यहाँ पे एक ड्यूटी बाउंड किया गया है उस पर्सन को जिसके खिलाफ वो नोटिस जारी हुई है बाय द पुलिस ऑफिसर, कि अगर आपको पुलिस स्टेशन से कोई भी नोटिस आती है कि आपको पुलिस स्टेशन में आपको अपीयर होना है, अगर आपके पास ऐसी कोई भी नोटिस आ रही है तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको निभाएं, यानी आप पुलिस स्टेशन जाके अपीयर हो, अन्यथा आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे 5 क्या बात कर रहे हैं, वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद नोटिस, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वही चीज़ है कि अगर कोई पर्सन कंप्लाई करता है उस नोटिस का तो उसको अरेस्ट क्यों ही किया जाएगा अगर वो खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया है तो। लेकिन अगर 6 में बोला जा रहा है कि अगर वो कंप्लाई नहीं करता है, जो नोटिस उनको भेजा गया है बाय द पुलिस ऑफिसर, अगर वो उनको कंप्लाई नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे 7 ये एक न्यूली एडेड है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि नो अरेस्ट shall be made without prior permission of officer not below the rank of deputy superintendent of police in case an offence which is punishable for imprisonment less than 3 years such person is infirm or above 60 years age। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा उन पर्सन को जिनका जो सज़ा है, मतलब जिसने वो ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 3 साल से कम है, या तो वो किसी प्रकार का इन्फर्म है, मतलब एक तरफ से डिसेबल पर्सन है, या तो वो 60 साल से अपर एज के हैं, यानी एक तरफ से उनको देखा जाए तो वो ओल्ड एज के पर्सन है। अगर ये तीनों कंडीशन में किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उनको, यानी उनको किनको, पुलिस ऑफिसर को पहले यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, हमारी DSP की, यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की यहाँ पे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप जाके इन तीनों कैटेगरी के लोगों को अरेस्ट कर पाएंगे। ये हो गया हमारा सेक्शन 35 टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एक एक शब्द आपको इसमें समझाया पढ़ाया, जो कीवर्ड्स होते हैं इसके अलावा इसके जो केस लॉज हैं वो आप रिफ़र करिएगा।
जैसे हमको कुछ यहाँ पे केस लॉज हैं। जैसे यहाँ पे है तरसीम लाल वर्सेस ईडी जो है 2024 का केस। इसमें बोला गया है कि ईडी यानी जो हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है कैन नॉट अरेस्ट एन एक्यूज्ड आफ्टर द ट्रायल कोर्ट हैज़ बीन टेकन कॉग्निजेंस ऑफ अ चार्जशीट। अरनेश कुमार का केस 2014 का ये इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, जिसमें क्या कहते हैं अरेस्ट के लिए बहुत बड़ा गाइडलाइंस दिया हुआ था कि अगर किसी पर्सन को हमको अरेस्ट करना है तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा ये एक छोटा सा स्लिप है जिसमें बताया गया है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो ये चेकआउट आप एक बार कर लीजिएगा, फोकस कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम खुद ही एक बार पढ़ देते हैं। जैसे राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जिसमें एक अभी रिसेंटली केस भी आया है, शायद उसका नाम हमको नहीं आया, प्रणब करके कुछ नाम है, नाम हमको नहीं याद आ रहा। 2025 का एक बहुत ही रिसेंटली केस आया है जिसमें ये बोला गया है कि किसी पर्सन को अगर आप अरेस्ट करने गए हो तो उनको अरेस्ट मेमो मत बताओ, उनको ये बताओ कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। ये हमारा है आर्टिकल 21 का सब क्लॉज 1, ठीक है। इसके अलावा इसमें सेक्शन 47, 55, 77 ऑफ BNSS भी आ जाता है। सेकंड है हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द रिलीज ऑन बेल। उनको ये बताना कि भाई आप अरेस्ट तो किए गए हो लेकिन आप बेल पर भी छोड़ सकते हो। ये किसकी ड्यूटी हो जाती है? ये हमारे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी हो जाती है। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। अगर किसी पर्सन का अरेस्ट किया गया है तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने बहुत मतलब जल्द से जल्द उनको प्रोड्यूस करना है, या तो अगर देखा जाए तो हम आगे ही पढ़ेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जा सकता है, मतलब क्या किया जाना है, प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। फोर्थ यहाँ पे बात करता है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। तो वही चीज़ कि यहाँ पे जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उनको एक एडवोकेट प्रोवाइड किया जाए। 5 यहाँ पे बात करता है राइट टू बी एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो अगर कोई रेप जैसा कंडीशन यहाँ पे रेप जैसा मतलब हो रहा है तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि यहाँ पे आप क्या कहते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर से इनको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। और ये चीज़ें एक है यानी सेक्शन 37 BNSS और 41C जिसको कंट्रोल रूम हमारे CRPC में कहा जाता था। तो सेम टू सेम वही है, बस इसमें जो नया जुड़ा है वही लिखा हुआ है, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। अर्लियर CRPC प्रोवाइडेड इन जनरल फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू कॉज द डिस्प्ले टू नेम एंड एड्रेस ऑफ अरेस्टेड पर्सन ऑन नोटिस बोर्ड आउटसाइड द कंट्रोल रूम। वही चीज़ कि आपने कितने पर्सन को अरेस्ट किया गया है, किस पर्सन को अरेस्ट किया करके पुलिस स्टेशन लाया गया है, ये आपको एक नोटिस बोर्ड में लिखना होगा जिसको कंट्रोल रूम के आउटसाइड में चिपकाना होगा, यानी वहाँ पे उनको एक चौक से या किसी सीट से भी लिख दो, ये करना होगा। और ये चीज़ें एवरी डिस्ट्रिक्ट यानी हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। और इसके अलावा एंड कंट्रोल रूम एट स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ डिटेल, यानी जो कंट्रोल रूम होगा वो किसी भी कलेक्शन ऑफ डिटेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कहीं भी लैक होता है तो कंट्रोल रूम उसके लिए लायबल हो जाएगा। अबाउट द पर्सन अरेस्टेड, नेचर ऑफ ऑफेंस एंड दे आर चार्ज विद। तो वही चीज़ कि वो किस लिए अरेस्ट हो रहे हैं, किस लिए उनको चार्ज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो डिटेल्स में लिखी होंगी कहाँ पे, कंट्रोल रूम में। इसके अलावा जो हमारा सेक्शन 37 ऑफ BNSS है वो नाउ प्रोवाइड्स फॉर डेजिग्नेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का यहाँ पे क्या किया गया है, एक डेजिग्नेट किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किस काम के लिए? कि वो ये जो जितने भी कलेक्शन ऑफ डिटेल है उन चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे ये बनाए गए हैं, जो कि हमारे सेक्शन 37 ऑफ BNSS में न्यूली एडेड है। बस इसके अलावा अब आगे आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, फटाफट इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 36 जो बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। तो यहाँ पे अरेस्ट अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को कर रहा है तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए और यहाँ पे ड्यूटी क्या होनी चाहिए उस ऑफिसर की जो यहाँ पे अरेस्ट कर रहे हैं। तो एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग सच अरेस्ट शैल बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, यानी जो भी अरेस्ट करने जा रहा है ऐसा नहीं है कि आप एक फॉर्मल ड्रेस में जाके अरेस्ट कर लेंगे, यानी पुलिस ऑफिसर को वेल मेंटेन ड्रेस में आना पड़ेगा। एक मतलब उनका पूरा नाम विजिबल होना चाहिए कि हाँ मैं ये हूँ,
और एक मतलब पुलिस ऑफिसर हूँ या सब इंस्पेक्टर हूँ या कोई भी ऑफिसर है, उसका एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे एक प्रिपेयर ऑफ मेमोरेंडम भी होना चाहिए, एक यानी मेमोरेंडम होना चाहिए जो कि पुलिस ऑफिसर लेकर आएगा अपने अरेस्ट मेमो के साथ, जो कि अटेस्टेड होना चाहिए बाय द एटलीस्ट वन विटनेस हु इज़ मेंबर ऑफ फैमिली। यानी जो ये अरेस्ट ऑफ मेमो है ये क्या कहते हैं, इसमें अटेस्ट होना चाहिए। अटेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे साइन होना चाहिए जिस पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है उनके किसी भी फैमिली मेम्बर का, या कोई आसपास का, मान लो उनका फैमिली मेम्बर नहीं है तो कोई आसपास के जो उनके फ्रेंड होंगे या जो उनके पड़ोसी होंगे, एटलीस्ट एक मेंबर का उसमें अटेस्टेड मतलब अटेस्टेड होना चाहिए कि हाँ मतलब ये अरेस्ट हो रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, इस टाइप का। काउंटर साइन बाय पर्सन अरेस्टेड, और ये जो अरेस्ट मेमो है इसमें साइन होगी किसकी, जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है। सी यहाँ पे है इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or friend or any other person named by him to be informed such arrest। तो यहाँ पे जो पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उनको ये भी इन्फॉर्म किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर कि आप यहाँ पे अरेस्ट हो रहे हैं और आपको ये पूरा राइट्स है कि आप अपने अरेस्ट होने के जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं या किसी ऐसे पर्सन को दे सकते हैं जिसको आप मतलब जिसको आप अपना दोस्त समझते हैं, जिसको आप चाहते हैं, एक तरफ से ये कहने का मतलब है। तो 36 ये है जो कि पहले हमारा CRPC के 41B में दिया हुआ था। अब ये 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है जो हमारा 41C एक तरफ से कंट्रोल रूम का बात करता था, तो उसी का जो है एक कह सकते हैं कि सेम टू सेम नहीं है लेकिन एक तरफ से उसी का रिप्लिका है यहाँ पर। तो सेक्शन 37 अगर कोई बोले तो हाँ ये न्यूली एडेड है जिसमें बात किया गया है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश करेगी एक पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल, ठीक है। एंड बी यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पुलिस स्टेशन में जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से बिलो का रैंक का नहीं होगा, उनको क्या करेगी, डेजिग्नेट करेगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द मेंटेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम। यानी जो ये हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, फॉर द मेंटेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम, एड्रेस एंड पर्सन अरेस्टेड। यानी जो पर्सन अरेस्ट होकर आ रहा है पुलिस स्टेशन, आपको उनका नाम लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है, किस लिए वो अरेस्ट होकर आ रहे हैं, ये सब जो भी डिटेल्स होंगी, मतलब इन डिटेल्स का कलेक्शन होगा, ये इन सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गए, हमारे यही जिनको स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डेजिग्नेट कर रही है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। अब 38 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहले हमारा 41D में दिया हुआ था कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। यानी ड्यूरिंग इंटेरोगेशन अगर पुलिस स्टेशन में उनका इंटेरोगेशन हो रहा है तो उनको ये राइट है कि वो अपने चूज़ का, यानी जो उनको एडवोकेट उनको अच्छा मतलब अच्छे क्या लगते हैं, जो एडवोकेट अच्छे हैं उनकी नज़र में, उनको वो यहाँ पे अपने साथ बैठा सकते हैं, यानी उनको वो हायर कर सकते हैं एक तरफ से। अब सेक्शन 39 बात करता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर यहाँ पे बताया गया कि कोई पर्सन है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, हमने अभी एक सेक्शन पढ़ा था 35 का सब सेक्शन 2 में कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए यहाँ पे किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट का कंसेंट ना हो, यानी जब तक कि आपके पास अरेस्ट वारंट ना हो। अब उसी का सेक्शन हमको सेक्शन 39 बताता है। ये क्या बताता है कि अगर किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो अपना नाम पता ये सब बताने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है पुलिस ऑफिसर को कि मतलब मुझे नहीं बताना, एक तरफ से नेग्लिजेंस, एक तरफ से वो भाव खा रहा है अगर अपने लैंग्वेज में बोले तो ऐसे कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उनको सस्पेक्ट के हिसाब से उनको क्या कर सकती है, अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है, यानी उनको विदाउट वारंट यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है बाय द पुलिस ऑफिसर। अगर बाई चांस क्या, अगर वो मान लो बाद में अपना नाम पता बता देते हैं तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या किया जाएगा, रिहा भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि व्हेन द ट्रू नेम एंड एड्रेस, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि अगर वो अपना नाम पता बता देते हैं तो उनको बेल एंड बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा। 3 यहाँ पे बात कर रहा है कि इफ़ अ ट्रू नेम रेजिडेंस नॉट असर्टेन, यानी अगर किसी पर्सन को यहाँ पे मतलब अरेस्ट किया गया कि उन्होंने नाम पता नहीं बताया, भले वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पे एक्ट किए थे, लेकिन मतलब
वो उनको पुलिस स्टेशन लाया गया और फिर भी वो नहीं बता रहे हैं कि हाँ मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा कि उनको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये हो गया हमारा सब सेक्शन 3। 40 यहाँ पे बात करता है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। ये सेक्शन 40 है। अब इसमें सेक्शन 40 का सीधा सीधा सा वो है, मतलब सीधा सीधा सा मतलब है, यहाँ पे एक नया एडिट हुआ है कि 6 ईयर फ्रॉम सच अरेस्ट, तो ये हमको एक न्यूली एडिट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा एक छोटे से उसमें अगर समझाऊँ कि हमारा जो अरेस्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन है ये क्या कहता है, तो अगर कोई प्राइवेट पर्सन के प्रेजेंस में कोई भी पर्सन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस यहाँ पे कमिट करता है या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है एंड और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या तो कोई ऐसा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो कि मतलब जिनका कि घोषणा कर दिया गया है कि आप इनको जहाँ पाओ पकड़ लो, एक तरफ से जो वांटेड वगैरह होते हैं ये सब, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी प्राइवेट पर्सन यहाँ पे उनको दिखेगा तो वो अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मतलब अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अननेसेसरी डिले, ठीक है। बट ये पहले हमारा सीआरपीसी में नहीं था, अब हमारा बीएनएसएस में आ गया है कि वो तो भाई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट तो कर लिए, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि अरेस्ट करके आप अपने पास ही रखे रहो, नहीं, आपने अरेस्ट किया, आपको 6 घंटों के अंदर पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को देना है, यानी आपने उसको विदाउट अननेसेसरी डिले उनको अरेस्ट किया और 6 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पर्सन को पुलिस स्टेशन में ले जाना है, या बाई चांस बहुत ही ज़्यादा मतलब खूंखार अगर वो क्रिमिनल है, अगर आप पुलिस स्टेशन उसको नहीं ले जा सकते हो तो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करिए कि इस पर्सन को मैंने अपने पास रखा है या अपने पास अरेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 घंटे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पहले नहीं था। उसके अलावा भी यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो पर्सन मतलब जिस पर्सन को प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है, बाद में पुलिस ऑफिसर अगर सही समझेगी तो उनको इन द कस्टडी ले लेगी। 3rd यहाँ पे बात करता है if there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offence and he refuses on demand of police officer to give his name and residence, तो वही चीज़ कि अगर यहाँ पे पर्सन जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और वो रिफ्यूज़ करता है अपना नाम पता देने के लिए पुलिस ऑफिसर को या रेजिडेंस देने के लिए पुलिस ऑफिसर को, या फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये जो बता रहा है नाम रेजिडेंस ये गलत है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा एज पर सेक्शन 39, जैसे कि हम आगे ही पढ़ कर आए हैं। लेकिन अगर मान लो उनको अरेस्ट कर लिया गया और बाद में ऐसा कुछ पाया ही नहीं गया कि हाँ इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उनको रिलीज़ भी कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी तुरंत रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 41, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो मजिस्ट्रेट होंगे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, अगर उनके विद इन लोकल जुरिडिक्शन, यानी अगर उनके जुरिडिक्शन में कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार का, चाहे वो बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी ऑफेंस करता हुआ पाया गया और मजिस्ट्रेट को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, या तो खुद अरेस्ट कर सकते हैं या तो किसी के द्वारा अरेस्ट उनको करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 41, जो पहले हमको सेक्शन 44 में दिया हुआ था। तो आई थिंक आज यहीं तक, अब हमको सेक्शन 42 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक का क्लास समझ में आया हो, और थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे और क्लासेस करने के लिए। इसके अलावा बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरा बहुत ज़्यादा ये ट्राई रहेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हमारा BNSS कंप्लीट हो जाए। और प्लीज़ सॉरी फॉर द ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही है खट खट की, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अब उनको तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग हो जाता है मेरे लिए भी, नो डाउट। तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। इसके अलावा कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, उसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ही ओपन है। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, and please like, share and subscribe. Once again, it's for Judiciary, it's just for you. Thank you.